ये सो पर शेयर डाइल्यूटेड, सो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ऊपर अर्निंग्स में क्या क्या एड बैक कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, उसका टैक्स इफेक्ट, ओके। तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना पड़ेगा, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सारे शेयर्स ऐड करने पड़ेंगे, ओके। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दीज पैराग्राफ, डायरेक्टली यही कंटेंट उन्होंने फिर से टेबल में दिया है। सो डायरेक्टली टेबल पढ़ो। वो पहला सिचुएशन है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विच वेर इशूड लास्ट ईयर एंड नॉट येट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन करंट ईयर। सो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हमने लास्ट ईयर इशू किए थे, कौन से भी हो सकते हैं ना, वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, बट अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो फ्रॉम विच डे, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से क्या करना है, तो ऊपर का अंडरलाइन करो। अ क्विक रिकैप ऑफ द टाइम फैक्टर व्हेन दीज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विल बी considered as a part of the denominator of weighted average computation, okay। so weighted average number of shares compute करने के लिए ये जो convertible डिबेंचर्स प्रेफरेंसेस है, मतलब जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो आप कब से काउंट करोगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस, ओके। एंड टिल विच डे, एंड ऑफ द ईयर, ओके क्योंकि टाइम फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा ना। सो 12 मंथ्स हम लेते हैं, अगर बिगिनिंग टू एंड मतलब 12/12 लेना पड़ेगा, ओके। उन नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 12/12 से। सेकेंड सिचुएशन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विच वेर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन द करंट ईयर, तो ये भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेना है, ओके। डाइल्यूशन मतलब लास्ट ईयर इशू किए, मतलब ही उनमें पोटेंशियल आ गया ना कन्वर्ट होने का। सो पोटेंशियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर से उनमें है, सो इसलिए हम वो शेयर बिगिनिंग से ही लेंगे। नहीं, अभी ये इधर तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, सेकंड में जहां पर कन्वर्ट हुआ ना, उस डेट के बाद वो बेसिक ईपीएस में भी आ जाएगा ना, क्योंकि अभी वो इक्विटी शेयर बन चुका है। सो यही दिया है कि डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए तो बिगिनिंग टू एंड टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन एज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, एंड कन्वर्जन होने के बाद आफ्टर कन्वर्जन बोथ एज पार्ट ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। Then potential equity shares which were issued in the current year and not yet converted into equity shares in current year, तो जिस डेट को आपने इशू किए उस दिन से वो पोटेंशियल हो गए ना। सो इसमें बिगिनिंग नहीं आएगा, क्योंकि बिगिनिंग कैसे, वो था ही नहीं बिगिनिंग में। हाँ, अभी इशू किए हमने बीच में ही, मतलब करंट ईयर में इशू किए, तो जिस डेट को आपने इशू किए उस डेट से वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएगा टिल द एंड ऑफ द ईयर, ओके। एंड नेक्स्ट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विच वेर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कैंसल्ड और हैव लैप्स्ड इन करंट ईयर, ओके। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से वो लेना है टिल द डेट ऑफ कैंसलेशन और व्हेन दे लैप्स, ओके। सो पोटेंशियल उनमें था बिगिनिंग से। क्यों बिगिनिंग से पोटेंशियल था, क्योंकि वो लास्ट ईयर इशू हुए थे, एंड पोटेंशियल उनका कब खत्म हो गया, जब वो कैंसल या लैप्स हो गए। सो पीरियड समझ में आ गए सबके, सब लॉजिकल है। इन बॉक्स को, मतलब इस टेबल को ही स्टार मार्क करो, आप ऊपर के पैराग्राफ्स नहीं पढ़ोगे, ये वही लिखा है ऊपर के पैराग्राफ्स में। सो आपको रिवीजन करते वक्त क्या पढ़ना है, सिर्फ बॉक्स टेबल। अभी डाइल्यूटेड ईपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शंस। सो शेयर ऑप्शंस मतलब आप ऑप्शंस दिए जाते हैं टू परचेज दी इक्विटी शेयर। सो जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनको अगर ओनर बना दिया, शेयर होल्डर्स बना दिया, तो वो अच्छे से काम करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि मेरी ही कंपनी है।
सिर्फ एम्प्लॉय बन के काम करना एंड एज अ ओनर काम करना फर्क होता है। सो इसलिए एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है, कंपल्सन नहीं करना है एम्प्लॉयज को कि आप ओनर बनो ही, शेयर होल्डर बनो ही। उनको आप ऑप्शन दे रहे हो कि आप कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हो एंड वो भी मार्केट रेट पे या बिलो मार्केट रेट पे। सो कम प्राइस में आपको मिलेगा। वो ऑप्शन आपने किसको दिया है? एम्प्लॉयज को। तो ये होते हैं शेयर ऑप्शन। तो ऐसे एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है, बाहर के लोगों को भी दिया जाता है। तो उस केस में ईपीएस डाइल्यूट कैसे होगा? क्योंकि शेयर ऑप्शंस क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ही उसको इक्विटी शेयर मिलेगा। उसने ऑप्शन लैप्स हो गए, वो ऑप्शन मतलब उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा ना कि इस टाइम पीरियड में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। उस टाइम पीरियड में उसने नहीं किया तो क्या होगा? वो लैप्स हो गया, कैंसिल हो गया, फिर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं रहा। ओके, सो इस केस में देखो क्या करना है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस एन एंटरप्राइज शुड एज्यूम द एक्सरसाइज ऑफ डाइल्यूटिव ऑप्शंस एंड अदर डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। सो यहाँ पर हमें क्या एज्यूम करना है कि जितने भी ऑप्शंस हमने ऑफर किए लोगों को, वो सारे एक्सरसाइज होने वाले हैं। The assumed proceeds from these issues should be considered to have been received from the issue of shares at the fair value. Okay? So ये जो ऑप्शन हमने दिया है उनको, तो ऑप्शन ये नहीं है कि आपको फ्री में मिलेंगे शेयर्स, आपको कम प्राइस में मिलेंगे। So जो कम प्राइस है that is the fair value of the option। तो वो फेयर वैल्यू जो है उससे प्रोसीड जो आएंगे वो क्या करने हैं? आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, सो द एज्यूम प्रोसीड्स फ्रॉम दीज इश्यूज शुड बी कंसिडर्ड टू हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रोसीड्स कितने आए? तो फेयर वैल्यू जो होंगी, ओके, नॉट फेस वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूएबल एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू should be treated as an issue of equity share for no consideration। क्योंकि फेयर वैल्यू कम प्राइस है मतलब, एंड एक्चुअली मार्केट प्राइस पे हम इशू करते तो कितने में, हाँ, कितने प्रोसीड्स आते हैं, एंड एम्प्लॉयज को देने की वजह से जो कम प्राइस में देना पड़ा तो कम प्रोसीड्स आ गए, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? बोनस एलिमेंट हो गया वो। सो ऑप्शंस एंड अदर शेयर परचेस अरेंजमेंट्स आर डाइल्यूटिव when they would result in the issue of equity shares for less than fair value। आपको फेयर वैल्यू पे ही मिल रहा है, प्रोसीड्स फेयर वैल्यू पे ही मिल रहे हैं, तो डाइल्यूशन कुछ हुआ ही नहीं ना, आपको कुछ लॉस नहीं हुआ। सो द अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? इज द फेयर वैल्यू लेस द इशू प्राइस। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, each such arrangement is treated as consisting of दो पार्ट्स। तो डाइल्यूशन की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है? डाइल्यूशन इज इक्वल टू फेयर वैल्यू लेस इशू प्राइस। फेयर वैल्यू ज्यादा होगी, इशू प्राइस कम होगी। सो ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त आपको ये दो अरेंजमेंट कंसिडर करने हैं। पहली क्या है देखो, each such arrangement is treated as consisting of a contract to issue a certain number of equity shares at their average fair value during the period. The shares to be issued are fairly priced and are assumed to be neither dilutive nor anti-dilutive. They are ignored in the computation of diluted EPS। अगर आपने शेयर्स इशू किए एट फेयर वैल्यू, एट देयर एवरेज फेयर वैल्यू, तो डाइल्यूशन कुछ नहीं हुआ है, तो ये वाले शेयर्स आपको कंप्यूटेशन में नहीं लेने हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के। बेसिक ईपीएस के कंप्यूटेशन में वो आएंगे। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू इशू द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, सच इक्विटी शेयर्स जनरेट नो प्रोसीड्स एंड हैव नो इफेक्ट्स ऑन द नेट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू equity shares outstanding। Therefore such shares are dilutive and are added to the number of equity shares outstanding in the computation of diluted EPS।
सो जो शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन आपने दिए हैं उससे क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा ना, क्योंकि अर्निंग्स तो उतना ही रहेगा बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए मतलब डाइल्यूशन हो गया। सो ये जो दो पार्ट्स क्यों आ रहे हैं, सो उन्होंने यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया एवरेज फेयर वैल्यू। सो आपने जो ईसॉप या ऑप्शंस के अंडर शेयर्स इशू किए हैं उसकी इशू प्राइस कम है कंपेयर टू फेयर वैल्यू। सो जो डिफरेंस है दैट इज डाइल्यूशन पार्ट। तो वो डाइल्यूशन पार्ट जो है उन्होंने इसे बाइफरकेट किया है दो इसमें। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें आपको क्या है, ये वाले शेयर्स जिससे हमने कंसिडरेशन कुछ नहीं मिला और इस शेयर से हमें फेयर वैल्यू पे कंसिडरेशन मिला है। सो हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ईसॉप के अंडर शेयर्स इशू किए एट ₹20, इशू प्राइस इज 20 एंड उसी शेयर की फेयर वैल्यू चल रही है 25। तो आपको जो 5 रुपए कम आ रहे हैं दैट इज डाइल्यूशन। ओके, सो ऐसे आपने 1000 शेयर्स इशू किए हैं तो एक्चुअली उसकी प्राइस क्या है 25,000 फेयर वैल्यू, बट हमें कितने मिले 25,000 नहीं मिले, हमें मिले 20,000 ही मिले ना, क्योंकि इशू प्राइस इज 20। ओके, सो जो 20,000 मिले हैं आपको डिवाइडेड बाय 25 आपने किया तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे। अगर शेयर्स फेयर वैल्यू पे इशू होते तो इतने ही करने पड़ते। समझ में आ गया। सो हमने क्या किया 1000 शेयर्स इंटू 20 जो आपको प्रोसीड्स आए हैं डिवाइडेड बाय 25। सो फेयर वैल्यू पे इशू किया रहता तो आपको 1000 शेयर्स नहीं इशू करने पड़ते। 20,000 आने के लिए कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, करो कैलकुलेट 20,000 अपॉन 25। करेक्ट, 800 शेयर्स इशू करके ही आपको आ जाते, बट 20 पे आप दे रहे इसलिए आपको 1000 इशू करने पड़ रहे। ओके, इस प्रकार का ही थोड़ा सा ये इलस्ट्रेशन है नीचे का 6 कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। नेट प्रॉफिट दिया है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर इज 20। ओके, बट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 1 lakh एंड एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर ऑप्शन इज 15। मतलब फेयर वैल्यू 20 है बट हमें सिर्फ 15 रुपीज ही मिलने वाले हैं। तो देखो कैसे कंप्यूट करना है अभी। और नेट प्रॉफिट तो 12 लाख ही है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग ईयर 2001 5 लाख था, तो 12 लाख अपॉन 5 लाख 2.40 आ रहा है क्या चेक करो, 12 अपॉन 5 करो सिर्फ इस बेसिक ईपीएस। अभी डाइल्यूशन के लिए क्या होगा, अर्निंग्स तो वैसे ही रहेंगे 12 लाख बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए 1 लाख इशू किए है ना। हाँ, सो 1 लाख इंटू आपको 15 ही आने वाले हैं पर शेयर 20, सो 15 लाख अपॉन 20, हाँ 75,000 है। ओके, सो 75,000 शेयर्स से आप पैसे ले रहे हो एक्चुअली, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो बाकी का जो 1 लाख माइनस 75,000 है ना, 25,000 इज इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। ओके, सो शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू 75,000 हुए एंड विदाउट कंसिडरेशन 25,000 हुए। अभी समझा ए एंड बी आपको। ए इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इशू सर्टन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट देयर एवरेज फेयर वैल्यू जो आपको दी थी 20, करेक्ट, एंड 15 इशू प्राइस थी, तो 15 रुपीज से आपको 15 लाख आए। हाँ, सो अगर आपने ऑप्शंस नहीं दिया होता, बाहर लोगों को सेल किए होते, शेयर्स इशू किए होते, तो आपको 75,000 ही इशू करने पड़ते। मतलब ही आपने ये 25,000 शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, विथ नो कंसिडरेशन दिया है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है, 75,000 विथ फेयर वैल्यू एंड
25,000 विदाउट कंसिडरेशन। ओके, सो हमारे पास कितने शेयर्स आ गए? 25,000 ऐसे शेयर्स है जिसकी वजह से डाइल्यूशन हुआ है। 75,000 की वजह से डाइल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि वो फेयर प्राइस पे मिल गया है हमें। सो 25,000 ही आपको ऐड करने हैं 5 लाख में। सो नेट प्रॉफिट उतना ही रहा एंड नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने हो गए? 5,25,000 से डिवाइड करो तो ये डाइल्यूशन 2.40 पहले था, अभी 2.29। तो इसलिए हमें कौन सा वाला पार्ट रिमूव करना है? जो फेयर एवरेज फेयर वैल्यू पे जो इशू हुए वो रिमूव कर दो ना। सो 1 लाख जो ऑप्शन शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, वो पूरे बोनस नहीं है, उसमें से बोनस 25,000 ही है। 75,000 कैसे कैलकुलेट किया? 1 लाख इंटू आपको जो मिले हैं 15, सो 15 लाख आपको मिले हैं डिवाइडेड बाय एवरेज फेयर वैल्यू इज 20। सो ये किया आपने 12 लाख अपॉन 5,25,000 आ गया क्या? 2.29। 2 डिजिट तक लेना है वो पता होगा ना। हाँ, नोट में क्या दिया है? द अर्निंग्स हैव नॉट बीन इंक्रीज एज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैज बीन इंक्रीज ओनली बाय द नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 डीम फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन टू हैव बीन इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। ओके, अर्निंग्स इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 जो लिए हैं वो कौन से वाले लिए हैं? नो कंसिडरेशन वाले। सो कुछ मिला ही नहीं है हमें। शेयर्स तो इंक्रीज हो गए 25,000 से, बट पैसे कुछ नहीं मिले उसके। ओके, उसके बाद है डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर। इसका भी डायरेक्टली टेबल ही पढ़ो। टेबल में क्या दिया है? कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड डिक्रीज अर्निंग्स पर शेयर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो वो रिमार्क है डाइल्यूटिव। ओके, अगर आपने इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपके अर्निंग्स कम हो गए, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, तो वो डाइल्यूटिव है। इज इट टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस और नॉट? तो येस, इट इज टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, सो आपका क्या हो गया कि आपके अर्निंग्स अगर सेम है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड आप सिर्फ क्या कर रहे हो? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर डाइल्यूट डिक्रीज हो जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर डिक्रीज होना मतलब ही डाइल्यूटिव, एंड अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हुआ तो वो एंटी डाइल्यूटिव है। ओके, सो सेकेंड देखो, कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड इंक्रीज अर्निंग्स पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इंक्रीज हो गया तो वो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। फिर वो लेना है क्या? ऐसे वाले शेयर्स जो आपने कन्वर्ट किए एंड ईपीएस बढ़ गया उससे, तो वो नहीं लेना है फिर ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त। सो आपको चेक करना पड़ेगा हाँ पहले कि ये कन्वर्ट होने के बाद अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर वुड इंक्रीज लॉस। हाँ, इंक्रीज कर रहे लॉस मतलब ही और डाइल्यूशन में पहले ही जो लॉस था वो अगर कम किया होता तो अच्छा होता, बट लॉस और बढ़ रहे हैं तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस में लोगे क्या? यस। एंड कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड डिक्रीज लॉस, तो वो एंटी डाइल्यूटिव हो गया, फिर वो डाइल्यूटेड में नहीं लेना। करेक्ट। इलस्ट्रेशन 7 आप बताओ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। X Limited during the year ended 31st March 2001 has income from continuing ordinary operations of rupees 2,40,000. A loss from discontinuing operations of rupees 3,60,000 and accordingly a net loss 1,20,000 का हुआ है। ओके, कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से 2,40
इनकम आया था, बट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लॉस है ना 3,60,000 का, ऐसे नेट लॉस 1,20,000 का है. द कंपनी हैज 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. सो बेसिक ईपीएस के लिए क्या करोगे? सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ही लेना है ना. ये देखो, ये पढ़ा नहीं है ना, ये एक बार पढ़ते. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव व्हेन देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड इंक्रीज अर्निंग्स पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और डिक्रीज लॉस पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. The effects of anti-dilutive potential equity shares are ignored in calculating diluted EPS. So आपको जो इनकम या लॉस लेना है न्यूमरेटर में, वो कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का लेना है. डिसकंटिन्यूड जो एक्टिविटीज है उसका लेना ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये ईपीएस स्टडी करके इन्वेस्टर फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले हैं. जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं तो लॉस हो रहा है, इसलिए तो डिसकंटिन्यू किया ना. तो और आगे फ्यूचर में लॉस होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू ही किया है. तो डिसकंटिन्यूइंग वाला कितना था लॉस? 3,60,000. तो वो नहीं लेना है. सिर्फ 2,40,000 अपॉन 40,000 अपॉन 1,000, तो वो 200 होगा ना, 240 होगा वो. हाँ, बेसिक ईपीएस 240 एंड डाइल्यूटेड के लिए 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,200. हाँ, तो वो 200. सो एज पर AS 20 potential equity shares should be treated as dilutive when and only when their conversion to equity shares would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations. And income from continuing ordinary operations rupees 2,40,000 would be considered and not rupees 1,20,000 जो नेट करके दिया था, for ascertaining whether 200 potential equity shares are dilutive or anti-dilutive. Accordingly, 200 potential equity shares would be dilutive potential equity shares since their inclusion would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations from 240 to 200. 240 कैसे आया? 2,40,000 upon 1000 and 200 कैसे आया? 2,40,000 upon 1,200. Thus the basic EPS would be rupees -120 and diluted EPS would be -100. ओके, सो जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको जो प्रॉफिट लेना है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का लेना है. एंड नॉर्मल ईपीएस कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट हुआ है एग्रीगेट, सो एग्रीगेट लॉस है ना 1,20,000 का, तो वो एग्रीगेट 1,20,000 अपॉन 1000 इज 120 EPS बेसिक एंड डाइल्यूटेड 1,20,000 अपॉन 1,200, सो -100. ओके, सो पहले हमें चेक करना है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव. सो जब हमें समझ में आया कि ये डाइल्यूटिव है, तब हमने उस 200 शेयर्स को लिया डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए. अगर ये एंटी डाइल्यूटिव होता तो बेसिक ईपीएस ही आता, डाइल्यूटेड ईपीएस ही नहीं है इस कंपनी का.
ठीक है। सो डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव के लिए सिर्फ कौन सा प्रॉफिट लोगे? प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उससे आपको समझेगा कि ये डाइल्यूटिव है या नहीं, क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर डाइल्यूशन हो रहा है ना, ये तो एंटी डाइल्यूटिव हो गया फिर। बट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट पर शेयर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ही आप उसको डाइल्यूटिव बोलोगे। एंड डाइल्यूटिव है आपके पास शेयर्स तो ही डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। कंपनी के पास डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है ही नहीं तो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा ही नहीं। सो कंपनी सिर्फ क्या प्रेजेंट करेगी? बेसिक ईपीएस। ओके। सो इन केस देयर आर मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर, मतलब आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, शेयर वारंट्स है, ऑप्शंस है, सब है, तो देखो इन कंसीडरिंग वेदर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर dilutive or anti-dilutive, each issue or series of potential equity shares is considered separately rather than in aggregate. The sequence in which potential equity shares are considered may affect whether or not they are dilutive. Therefore, in order to maximize the dilution of basic EPS, each issue or series of potential equity shares is considered in sequence from the most dilutive to least dilutive. For the purpose of determining the sequence from most dilutive to least dilutive potential equity shares, the earnings per incremental potential equity share is calculated, where the earnings per incremental share is the least. The potential equity share is considered most dilutive and vice versa. So आपके पास मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबका सेपरेटली चेक करना पड़ेगा कि कौन डाइल्यूटिव है, कौन एंटी डाइल्यूटिव है। जो एंटी डाइल्यूटिव होंगे उनको कंसिडर नहीं करोगे। जो डाइल्यूटिव है, 5 में से 2 एंटी डाइल्यूटिव निकल गए तो वो 2 नहीं लेने हैं, तो 3 डाइल्यूटिव वाले लेने हैं। बट कौन से सीक्वेंस में लेने हैं? तो पहले मोस्ट डाइल्यूटिव। सो मोस्ट डाइल्यूटिव कैसे डिसाइड करोगे? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द अर्निंग्स पर इंक्रीमेंटल पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। सिर्फ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स लोगे डिनोमिनेटर में। फिर देखोगे कि जिसका अर्निंग्स पर इंक्रीमेंटल शेयर लिस्ट है वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। ओके। सो जैसे कि आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, शेयर वारंट्स, ये 3 है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जिससे डाइल्यूशन होता है। बट इसमें से सबसे मोस्ट डाइल्यूटिव कौन सा है? तो अर्निंग्स उतने ही रहेंगे न्यूमरेटर के। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? फर्स्ट इसमें प्रेफरेंसेस डाल के देखो कन्वर्टिबल, सेकेंड में डिबेंचर्स कन्वर्टिबल, थर्ड में शेयर वारंट्स। सो वो तीनों डिवाइड करके फिर जो अमाउंट्स आएंगे उसमें लीस्ट अर्निंग पर शेयर जिसका आएगा वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। ठीक है। क्योंकि लीस्ट कब आएगा? जिसका डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा होगा उसका लीस्ट अर्निंग पर शेयर आएगा। करेक्ट, मतलब वो मोस्ट डाइल्यूटिव है तो उसको पहले लेना है। रीस्टेटमेंट प्रीवियस ईयर का करना पड़ता है ना, बोनस इशू, राइट इशू, शेयर स्प्लिट में वगैरह। सो इफ द नंबर ऑफ इक्विटी और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू और शेयर स्प्लिट और डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिवर्स शेयर स्प्लिट, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं उसको, द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल द पीरियड्स प्रेजेंटेड। तो हम कितने पीरियड्स प्रेजेंट करते हैं? जनरली एक ही प्रीवियस ईयर ना, सिर्फ। हाँ, इफ दीज चेंजेस ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द पर शेयर कैलकुलेशन फॉर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड शुड बी बेस्ड ऑन द न्यू number of shares. When per share calculations
reflect such changes in the number of shares, the fact should be disclosed. So वो बोल रहे हैं कि जो बोनस इशू हुआ या शेयर स्प्लिट वगैरह हुआ वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, बट बिफोर अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो एक 3-4 महीने का पीरियड होता है उसमें हुआ, तो आपको वो लेना है, बोनस इशू ऐड करके लेना है ईपीएस कैलकुलेशन के लिए। सो प्रीवियस ईयर का भी आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। फिर लोग बोलेंगे कि बोनस इशू दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में, फिर कैसे ऐड किया, तो उनको समझने के लिए वो फैक्ट भी लिखना है। ओके, व्हेन पर शेयर कैलकुलेशन जो है, मतलब ईपीएस का कैलकुलेशन में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में बोनस इशू नहीं है, बोनस इशू हुआ है बैलेंस शीट के बाद बट बिफोर अप्रूवल, इसलिए वो बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर्स भी ईपीएस में हमने लिए हैं, ये फैक्ट दिखाना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना। बिफोर बैलेंस शीट डेट बोनस इशू हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो समझता है यूजर को कि बोनस इशू दिख रहा है, शेयर कैपिटल में कैपिटल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बोनस इशू, बट बाद में हुआ तो कैसे समझेगा ना, जब तक हम लिखेंगे नहीं कि बोनस इशू हुआ है। ये क्लियर हुआ रीस्टेटमेंट। एंड प्रेजेंटेशन में क्या है, एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर that has a different right to share in the net profit for the period. So different class right to dividend अगर different है हर क्लास के, तो उतने क्लास के EPS आपके दिखेंगे। सबका राइट एक ही है डिविडेंड के लिए, तो एक ही EPS दिखेगा। An enterprise should present basic and diluted EPS with equal prominence for all periods presented. So आप जनरली 2 ईयर्स लेते हो ना, एक करंट एंड प्रीवियस, तो दोनों का आपको दिखाना है ईपीएस, प्रोमिनेंटली दिखाना है, ठीक है। AS20 रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इवन इफ द अमाउंट डिस्क्लोज्ड आर निगेटिव, मतलब लॉस पर शेयर भी आपको दिखाना। डिस्क्लोजर में देखो क्या क्या है, एक बार आप पढ़ोगे ABCD डिस्क्लोजर्स एंड नीचे का पैराग्राफ भी पढ़ो। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। अभी आप ट्राई करोगे तो ही आएगा ना।
4 चीजें डिस्क्लोज करनी है ना आपको, ABCD। ए में क्या दिया है कि जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इंक्लूड है तो वो क्या करने हैं, एक्सक्लूड, हाँ लेस करने। वो ऊपर के टेबल में भी हमने कल देखा था। ओके, सो वो लेस करने हैं, मतलब रिमूव करने हैं टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, एंड उसके रिलेटेड टैक्स भी लेस करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। ओके, लेस करना है मतलब अगर वो आइटम हाँ एक्सपेंस है, हाँ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर इनकम है तो लेस करना है, एक्सपेंस है तो लेस किया हुआ रहेगा तो ऐड बैक करना है, इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूड करना है। सेकेंड क्या दिखाना है, करेक्ट। सो जो भी नेट प्रॉफिट आपने लिया है एज अ न्यूमरेटर, वो सपोज 10 लाख है, बट आपका P&L का नेट प्रॉफिट 12 लाख दिख रहा है, तो लोगों को समझेगा नहीं कि इन्होंने तो 10 लाख कैसे लिया न्यूमरेटर, P&L को 12 लाख दिखा रहा है, तो वो जो रिकंसिलिएशन है वो दिखाना पड़ेगा। 12 का 10 कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह वगैरह, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हुआ रहेगा वगैरह, तो वो रिकंसिलिएशन एक दिखाना पड़ेगा। मतलब जहां जहां पे यूजर्स को डाउट आएंगे कि ये से मैच क्यों नहीं हो रहा, वहां वहां पे आपको रिकंसिलिएशंस दिखाने पड़ेंगे। जैसे न्यूमरेटर का हुआ वैसे ही डिनोमिनेटर का, जो आपने बेसिक EPS के लिए जो डिनोमिनेटर होगा एंड डाइल्यूटेड EPS के लिए जो डिनोमिनेटर होगा वो अलग है। बेसिक EPS के जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कम रहेंगे, डाइल्यूटेड के लिए वो बढ़ गए होंगे ना, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। सो वो बढ़ गए, किसकी वजह से बढ़ गए, तो वो रिकंसिलिएशन आपको दिखाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन आपको पता है मतलब क्या करना होता है, 2 पॉइंट्स जो रहते हैं उसमें एक पॉइंट से स्टार्ट करके एडलेस करते करते दूसरे पॉइंट पे आना है। ओके, अपने फाउंडेशन में BRS का वैसे किया था, कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक या पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक, तो ये रिकंसिलिएशन भी दिखाना पड़ेगा। एंड क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दिखानी है अलोंग विथ EPS फिगर्स। ओके, अर्निंग्स पर शेयर जो है, हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट भी हो सकते, तो वो अर्निंग्स पर शेयर आप दिखाओगे, उसके नीचे लिखोगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है, ऐसे। ओके, एंड और जो नीचे दिया है उसमें वो और डिटेलिंग में है, वो इंटर लेवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं, उसमें सिर्फ मैं बता दूं कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर एक लाइन आइटम ऐसे वर्ड आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर गया वो, if a component of net profit is used which is not reported as a line item in the statement of profit or loss, a reconciliation should be provided between the component used and the line item which is reported in the statement of P&L. Okay, so net profit जो है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L से आता है, तो लाइन आइटम आपको वर्ड से समझा होगा कि जो कंपनी का P&L होता है उसके लाइन आइटम्स डिसाइडेड है शेड्यूल 3 में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो। यही सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, सैलरी, वेजेस। ओके, तो ये यहाँ पर लाइन आइटम्स जो फिक्स्ड है वो, एंड अगर EPS के लिए आपने कुछ अलग कंपोनेंट यूज किया है तो उसका रिकंसिलिएशन। ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाएगी इंस्टीट्यूट, बट मीनिंग समझा आपको। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लग सकता है। अभी मुझे MCQs का बताओ, फर्स्ट किया था, सेकेंड एज पर AS 20 पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी ट्रीटेड एज डाइल्यूटिव व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड
per share from continuing ordinary operations. Correct. डिक्रीज नेट लॉस भी करेक्ट लग रहा है। डिक्रीज तो और कम हो जाएगा। हाँ सॉरी नहीं, इंक्रीज नेट लॉस तो वो नेट लॉस मतलब नेट प्रॉफिट का डिक्रीज होगा नेट लॉस। डाइल्यूटिव डिक्रीज नेट प्रॉफिट एंड इंक्रीज नेट लॉस है तो वो डाइल्यूटिव हुआ। हाँ ये एंटी डाइल्यूटिव हुआ नेट लॉस। हाँ सो ए आंसर है सेकंड का। एंड फोर्थ, इन केस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैव बीन कैंसल्ड ड्यूरिंग द ईयर दे शुड बी कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करने अगर वो कैंसिल हो गए तो हाँ तो बी ना। हाँ कंसिडर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट दे आर कैंसिल, बी है ना इसका आंसर। हो गए एमसीक्यू। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ ओके 7 करो पहले। लास्ट नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन गया है, शुड ओनली कंप्लीटली वेस्टेड ऑप्शंस बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, इज दिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ AS20? एक्सप्लेन। So stock options have been granted by AB Limited to its employees and they vest equally over 5 years, that is 20% at the end of each year from the date of the grant. Okay, वेस्ट हो जाएंगे मतलब वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो 5 साल में 20% इक्वली वेस्ट हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 20% अवेलेबल हो गए, सेकेंड ईयर में और 20% अवेलेबल हो गए एम्प्लॉयज को टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, सो ऐसे 20 ऐसे कैसे अवेलेबल किए उन्होंने? 5 साल में किए, 1 साल में ही सब अवेलेबल नहीं कर दिए। ओके, क्योंकि क्या होगा, 20% अवेलेबल किया फर्स्ट ईयर को, फिर देखा ये एम्प्लॉय तो बहुत ये हो गया, इसको शेयर्स मिल गए। ओके, तो वो क्या होगा, और एम्प्लॉयज उनको एनकरेजमेंट मिलेगी ना अप्लाई करने के लिए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक ही इसमें नहीं वेस्ट करते, 5 साल के पीरियड में वेस्ट कर दिया, उससे एम्प्लॉयज को एनकरेजमेंट मिलेगी। सो 20% एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। The options will vest only if the employees is still employed with the company at the end of the year. So employees को क्या होता है, कंडीशन दी जाती है, नहीं तो वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे एंड कंपनी लीव करेंगे ना। सो उनको क्या कंडीशन है कि वो ईयर एंड तक वहां पर एम्प्लॉय चाहिए। इफ द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, द ऑप्शंस that have vested can be exercised while the others would lapse. जो ऑप्शंस ऑलरेडी वेस्टेड है, मतलब ओपन हो चुके हैं आपको, वो वाले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बट नेक्स्ट ईयर्स में जो वेस्ट होने वाले हैं वो आप एक्सरसाइज नहीं कर, मतलब वो लैप्स हो गए आपके लिए, कैंसिल हो गए। सो करेंटली एबी लिमिटेड इंक्लूड्स ओनली द वेस्टेड ऑप्शंस फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि उनमें ही पोटेंशियल है ना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने का। जो वेस्ट ही नहीं हुए अभी तक उनमें पोटेंशियल नहीं है। सो इज इट करेक्ट, शुड ओनली कंप्लीटली वेस्टेड ऑप्शंस बी इंक्लूडेड? यस, एंड इज दिस इन अकॉर्डेंस विथ AS20? So as per AS20, a potential equity share is a financial instrument, definition आ गई, or other contract that entitles or may entitle its holder to equity shares. Options including employee stock option plans under which employees of an enterprise are entitled to receive equity shares as part of their remuneration and other similar plans are examples of
potential equity shares. Further, for the purpose of calculating diluted EPS, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares. The current method of calculating diluted EPS adopted by AB Limited is not in accordance with AS 20. The calculation of diluted EPS should include all potential equity shares, that is all the stock options granted at the balance sheet date, which are dilutive in nature irrespective of the vesting pattern. The options that have lapsed during the year should be included for the portion of the period the same were outstanding pursuant to the requirement of the standard. मतलब जो लैप्स हो गए वो लैप्स के डेट तक लेने हैं. एंड यहाँ पर एक पढ़ा था, मुझे सेंटेंस याद आया, हमें एज्यूम करना है और सबने एक्सरसाइज किया है. ओके, वो ऑप्शंस वाला कहाँ पर था, पहला ही सेंटेंस. फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस एंड एंटरप्राइज शुड एज्यूम द एक्सरसाइज ऑफ ऑल डाइल्यूटिव ऑप्शंस. मतलब सब एक्सरसाइज हो ही जाएंगे. मतलब 5 साल में वेस्ट हो रहे, 2 साल हो गए, अभी तक 3 साल का वेस्ट होना बाकी है. तो उस केस में जो वेस्ट होना बाकी है वो भी कंसिडर करना है, क्योंकि हमें एज्यूम करना है कि वो एक्सरसाइज हो जाएंगे. एंड जो ड्यूरिंग द ईयर लीव हुए एम्प्लॉयज, उनका ऑप्शन जो है वो लैप्स हो गया. तो जो एम्प्लॉयज लीव हुए हैं उनका सिर्फ कहाँ तक लेना है, टिल द पीरियड ऑफ कैंसलेशन. सो ये अभी क्या कर रहे थे, एबी लिमिटेड इंक्लूड्स ओनली द वेस्टेड ऑप्शंस. तो वेस्टेड ने जितने ग्रांट किए सब लेना है. सो मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं क्या, पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने पूरा ईसॉप मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है इधर तक. हाँ, ये फर्स्ट 3 लाइन्स है ईसॉप मतलब क्या. फिर दिया है कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares. मतलब बेसिक ईपीएस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन शॉर्ट फॉर ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. फिर नेक्स्ट इसमें उन्होंने पहले कंक्लूजन ही दिया है कि दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद AS 20. ये कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन नीचे है कि कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस शुड इंक्लूड all dilutive potential equity shares, that is all the stock options granted at the balance sheet date which are dilutive in nature irrespective of the vesting pattern. The options that have lapsed during the year should be included for the portion of the period the same were outstanding pursuant to the requirements of the standard. मतलब सिर्फ वेस्टेड, कंप्लीटली वेस्टेड नहीं लेने हैं, स्टॉक ग्रांटेड एट द बैलेंस शीट डेट लेने हैं. ये सेंटेंस भी वहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्चुअली ना, कि हम एज्यूम करते हैं कि सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए हैं. ये सब पहले फाइनल लेवल को था, वेस्टिंग वगैरह. ईसॉप भी पहले नहीं था, ईसॉप भी सीए फाइनल में था, फिर वो एडवांस अकाउंट्स में आ गया. सो आपको कैसे लगता है, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है ना, क्योंकि ये एक्चुअली फाइनल का ही था चैप्टर. मैंने सीए फाइनल में सीखा है, हमारे टाइम ये सीए फाइनल में था. नाइन 10 हो गए ना, 11 हो गया है, वो पार्टली पेड अप था ना. Compute diluted EPS. Working note should form part of the answer. Number of equity shares outstanding है 30 lakh. Basic EPS दिया है उन्होंने 5. Number of 12% convertible debentures of ₹100 each 50,000 है. Each debenture is convertible into 10 equity shares. Tax rate 30% है. So debentures कितने होंगे अभी,
5 लाख ना, सॉरी इक्विटी शेयर्स 50,000 इंटू 10, 5 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। सो टोटल कितने हो गए अभी 35 लाख। ये डिनोमिनेटर हुआ। न्यूमरेटर के लिए पहले आपको अर्निंग्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बेसिक ईपीएस 5 है, नंबर ऑफ शेयर्स 30 लाख है। सो 30 लाख इंटू 5 1 करोड़ 50 लाख अर्निंग्स हुए। उसमें आप इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो एंड टैक्स लेस करो, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं देना है ना। सो 50,000 इंटू 100 ऐड बैक करो 1 करोड़ 50 लाख में। सो अर्निंग्स पहले कैसे आए आपके 30 लाख इंटू 5 1 करोड़ 50 लाख। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इंटरेस्ट। सो हम पूरे साल का ले रहे हैं, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ये कन्वर्ट हो गया है। सो 50,000 डिबेंचर्स इंटू 100 इंटू 12% ना, 6 लाख इंटरेस्ट। हाँ, सो 6 लाख से आपका इनकम बढ़ गया तो टैक्स भी देना पड़ेगा 6 लाख पे 30%। हाँ, सो आपका क्या हो गया अभी इनकम अर्निंग 1 करोड़ 54 लाख 20,000। दिस इज एडजस्टेड अर्निंग्स। हाँ, एंड एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पहले 30 लाख थे, अभी 5 लाख 35 लाख 35 लाख ना। सो क्या आ रहा है डाइल्यूटेड, चेक करो। फोर पॉइंट आया करेक्ट। ओके, तो ईपीएस हो गया। सो आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सारे नहीं हुए हैं ना आपके अभी तक। सो आपको 1 बजे तक टाइम दूं वो कंप्लीट करने के लिए। मैंने जो लिस्ट दी थी आपको ग्रुप में कि ये सॉल्व करो, तो 1 बजे तक हो जाएंगे क्या? रफ में सॉल्व करना है, इधर घर जाके डिटेल में सॉल्व करना है। नहीं अभी करो। अभी क्यों करना है, अभी हमने सीखा है ना, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होने दो, तो AS20 पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आफ्टर 15 मिनट्स तो फिर AS24 स्टार्ट करते हैं। सो 1 बजे तक आप कंप्लीट करो ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मैंने सेंड किया है क्या, ग्रुप पे डाला है ना AS20 PDF? हाँ, ये सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं AS24। नाम क्या है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं है, जो ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू के प्रोसेस में है, करने हैं, करेक्ट। सो उसका मीनिंग पहले देखना है, लर्निंग आउटकम्स में देखो। देन डेफिनेशन ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट होना चाहिए जिससे समझेगा कि अभी डिस्क्लोजर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का दिखाना है, डिस्क्लोजर करना है, तो वो इवेंट फाइंड आउट करना है आपको। तो वो इवेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर वो AS24 के डेफिनेशन में बैठ रहा है वो इवेंट, तो उस इवेंट के डेट से आपको डिस्क्लोजर स्टार्ट करने पड़ेंगे। ओके, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। सो जो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज होंगे वो कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं बुक्स में, एंड उसका मेजरमेंट कैसे करना है, एट कॉस्ट, एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह वो सीखना है।
एंड देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर द स्टैंडर्ड। आपको एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो ऑपरेशन है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो उसका क्या क्या प्रेजेंटेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो वो भी लिस्ट उन्होंने दी है। सो इंट्रोडक्शन पढ़ो, आप पहले पढ़ोगे एंड देन मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। समझ में आ गया? सो वो बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप है एंड उन्होंने टाटा मोटर्स से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं वो, एंड शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं है। शेयर होल्डर्स समझ रहे हैं कि टाटा मोटर्स भी है, इसलिए इन्वेस्ट कर दिया, एंड अचानक कल जाके बताया कल से टाटा मोटर्स नहीं है अभी। तो ऐसे शॉक नहीं आना चाहिए, इसलिए जब डिसाइड हो जाएगा, उनका पहले ही डिसाइड हो जाएगा ना, मीटिंग्स वगैरह कुछ होंगे, तो जिस दिन, तो वही इवेंट हमें फाइंड आउट करना है कि वो इवेंट होने के बाद आपको डिस्क्लोजर स्टार्ट करना है कि नाउ दिस इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो उस हिसाब से क्या होगा, यूजर्स डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि क्या क्या डिसीजंस डिपेंड होते हैं यूजर्स के। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ AS24 इज टू एस्टैब्लिश principles for reporting information about discontinuing operations, thereby enhancing the ability of users of financial statements to make projections of an enterprise's cash flows, earnings generating capacity and financial position by segregating information about discontinuing operations from information about continuing operations. So why AS24 is necessary आपको समझ में आया होगा। अभी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या, तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ए एंटरप्राइज। वो ए भी हो सकता है या बी या सी, ए बी सी में से कुछ भी है वो, तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सो ए में उन्होंने दिया है कि दैट द एंटरप्राइज परस्यूएंट टू अ सिंगल प्लान, एक ही प्लान में उन्होंने डिसाइड किया
pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirety, such as by selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise's shareholders. ओके, सो सिंगल प्लान में उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक तो वो डीमर्ज कर रहे हैं या वो पूरा कंपोनेंट ही एक ही ट्रांजैक्शन में किसी दूसरे को सेल आउट कर रहे हैं या वो डीमर्जर कर रहे हैं, या स्पिन ऑफ ओनरशिप. स्पिन ऑफ ओनरशिप मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, ये पेरेंट कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स है 1 लाख शेयर होल्डर्स. तो अभी उस पेरेंट कंपनी ने और एक नई कंपनी क्रिएट की XYZ लिमिटेड, एंड उस XYZ लिमिटेड नए कंपनी का काम है कि जो हमारे 10 प्रोडक्ट्स थे पेरेंट कंपनी के, तो उसमें से 3 प्रोडक्ट्स अभी वो पेरेंट कंपनी के अंडर प्रोडक्शन होगा. पेरेंट कंपनी नहीं, नए कंपनी के अंडर. तो हमारे पास 7 प्रोडक्ट्स रहेंगे, नए कंपनी के पास 3 रहेंगे. तो वो जो नई कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो उनके शेयर होल्डर्स कौन होंगे? हाँ, इनको दिया है, हाँ करेक्ट, इनको ही शेयर्स दिए जाएंगे उसके. तो वो स्पिन ऑफ हुआ. ओके, इट इज द स्पिन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑफ द कंपोनेंट टू एंटरप्राइजेज शेयर होल्डर्स. ओके, सो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि आपके 10 प्रोडक्ट थे इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया, अभी आपने 3 कम कर दिए, तो 3 जो कम हुए उसके भी तुम शेयर होल्डर हो. यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स के लिए, वहाँ पे 3, तो उसको स्पिन ऑफ बोला. मतलब वो आपने स्पिन ऑफ किया तो भी वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आ गया. ओके, देन नेक्स्ट इज डिस्पोजिंग ऑफ पिसमिल such as by selling of the components assets and settling its liability individually. So पार्ट्स में हम एसेट्स सेल करते जा रहे हैं, उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उससे लायबिलिटी सेटल करते जा रहे हैं. तो ये सिंगल प्लान में होना चाहिए, बट सिंगल प्लान यहाँ पर ही है. हाँ, और सिंगल प्लान में रोमन 1, 2, 3 में और है. इसमें तो हमने डायरेक्ट डीमर्ज कर दिया या स्पिन ऑफ किया. इसमें सिंगल प्लान बना था, बट हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक ही दिन में नहीं सेटल हो पाए. पीसमिल मतलब पार्ट में हम कर रहे हैं, बट सिंगल प्लान है ना, तो वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है. और टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट. सो अबेंडनमेंट मतलब बंद कर दिया, वो किसी को सेल वगैरह नहीं किया, डीमर्जर वगैरह नहीं किया, सिर्फ बंद कर दिया. ओके, जैसे कि अभी कैसेट्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते होंगे, सीडीज भी अभी बंद हो गए, या लैंडलाइन वाले फोन्स. सो अबेंडन बंद कर दिया, डिमांड ही नहीं है मार्केट में. सो ये तीनों में से एक भी हुआ सिंगल प्लान के अंडर, तो वो क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये ए हुआ. अभी बी में वो बोल रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, जो हमने सेगमेंट रिपोर्टिंग में पढ़ा था, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल. सो बिजनेस सेगमेंट एक आपने पूरी बंद कर दी, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. या थर्ड, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. ऐसा कंपोनेंट जो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली. मतलब वो कंपोनेंट का फाइनेंस जो होता है उसको, एंड उस कंपोनेंट के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो दूसरे ऑपरेशंस पे डिपेंड नहीं है. टाटा मोटर्स TCS पे डिपेंड है क्या? कि टाटा मोटर्स बंद होने की वजह से TCS भी अभी नहीं चल सकता. सो डिपेंड ही नहीं है ना, वो डिस्टिंग्विश कंपोनेंट है वो. टाटा मोटर्स का फाइनेंसिंग, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग है कंपेयर टू TCS. तो ये तीनों में से कोई भी है तो वो क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो अभी आपको फाइंड आउट करना है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है. कंपनी XY रन्स अ फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स. इट डिसाइड्स टू सेल इट्स स्टेक इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट. सो उनके पास चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, उसमें से एक रेस्टोरेंट वो सेल करने का डिसाइड कर रहे हैं. 100 रेस्टोरेंट्स ऐसे समझो, 100 रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट वो सेल कर रहे हैं. दिस रेस्टोरेंट contributes around 5% of total revenue to the entire business.
सो टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ है पूरे बिजनेस का, तो उसका 5% कितना हुआ 50 लाख। तो ये सेल किया आपने रेस्टोरेंट, तो आपका अभी रेवेन्यू 10 करोड़ की जगह 9 करोड़ 50 लाख होगा। तो XY डज नॉट इंटेंड टू सेल एनी अदर रेस्टोरेंट एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी। तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन लग रहा है क्या? नहीं, करेक्ट। सो इन द अबाउ केस द सेल ऑफ वन रेस्टोरेंट आउट ऑफ द चेन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस अंडर अ single plan or a portion that represents a major line of business or geographical area of operations. Thus it cannot be regarded as a discontinuing operation. Second देखो, group MN operates in various industries including hotel, airlines and software through its subsidiaries. It has decided to sell its airline business to be able to concentrate on other verticals. As a result, it has started to sell its aircrafts and paying off the associated liabilities. During the year, it had sold off 5 aircrafts. So piecemeal start हो गया. 5 aircrafts out of the fleet of 50 aircrafts so far as part of the sale. The airline business constitutes 25% of the total group revenue. Yes. एंड सिंगल प्लान के अंडर ये पिसमिल सेल हो रहा है. सो इन द अबाउ केस एयरलाइन बिजनेस में भी कंसिडर्ड है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. दस दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एज अ पार्ट ऑफ सिंगल प्लान एंड दैट द बिजनेस रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज. सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस. तो ये कैसे डिसाइड करना है? तो एज पर AS17 अ रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट. रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट याद है क्या आपको? 10% और मोर थ्रेशोल्ड वाला. और जियोग्राफिकल सेगमेंट, अ रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट और रिपोर्टेबल जियोग्राफिकल सेगमेंट as defined in AS17 segment reporting would normally satisfy the criteria and it would represent a separate major line of business or geographical area of operations. So जो business segment and geographical segments है as per AS17 तो वो सारे लेने हैं या सिर्फ reportable? हाँ, तो reportable ही क्योंकि major है. And second, a part of such a segment may also satisfy criteria. उस segment का एक part may also satisfy criteria and it would represent a separate major line of business or geographical area of operations. So AS24 के लिए उस business segment का एक part भी discontinuing operation हो सकता है या पूरा business segment भी discontinuing operation हो सकता है. And third, for an enterprise that operates in a single business or geographical segment which does not report segment information, क्योंकि हमारा बिजनेस ही एक है एंड जियोग्राफिकल एरिया भी एक ही है, तो उस केस में अ मेजर प्रोडक्ट और सर्विस लाइन में ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया. ओके, हमारा एक ही बिजनेस है या हम सिर्फ एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम सेगमेंट रिपोर्टिंग हमें अप्लाई ही नहीं होता ना AS17. तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट या मेजर सर्विस लाइन आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ले सकते हो. एग्जाम्पल देखो, एंटिटी RT ऑपरेट्स इन अ सिंगल स्टेट एंड इज ट्रेडिंग इन 3 products XYZ. डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आ रहा है अंडर. सेल्स दिए है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ही ग्रॉस मार्जिन. फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लेस किए सारे, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. RT has decided to sell the business relating to product Y to another entity. Since product Y constitutes a major product, it may be considered as a discontinuing operation. Instead of disposing of a component substantially in its entirety, an enterprise may discontinue and dispose of the component by selling its assets and settling its liabilities piecemeal, that is individually or in small groups. For piecemeal disposals, while the overall result
may be a net gain or a net loss. The sale of an individual asset or settlement of an individual liability may have the opposite effects. So moreover, there is no specific date at which an overall binding sale agreement is entered into. Rather, the sales of assets and settlement of liabilities may occur over a period of months or perhaps even longer. Thus, disposal of a component may be in progress at the end of the financial reporting period. To qualify as a discontinuing operation, the disposal must be pursuant to a single coordinated plan. So, single plan important है. आप सेल एक दिन में करो एसेट का या ओवर द पीरियड करते रहो. ओके, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एसेट कब सेल हुआ आपका, एक दिन में हुआ या 2 साल लगे एसेट सेल होने के लिए. आपको क्या चेक करना है, सिंगल प्लान के अंडर सेल हो रहा है एसेट. सो सिंगल प्लान उनका था कि एयरलाइन बिजनेस बंद करना है, इसलिए वो एयरक्राफ्ट सेल कर रहे थे. उनको ज़्यादा एयरक्राफ्ट हुए हैं इसलिए सेल किए कुछ 2-3, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. या कुछ पुराने हुए सो नए रिप्लेस करने के लिए सेल किए तो वो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. सो आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है. अगर है तो डिस्क्लोजर्स आगे जो लिस्ट दी है वो डिस्क्लोजर्स दिखाना है. इजी है ना, ये स्टैंडर्ड. कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको स्टोरी पढ़ के बताना है उनको ये डिसकंटिन्यूइंग है या नहीं. So an enterprise may terminate an operation by abandonment without substantial sale of assets. An abandoned operation would be a discontinuing operation if it satisfies the criteria in the definition. However, changing the scope of an operation or the manner in which it is conducted is not abandonment, because that operation although change is continuing. सो स्कोप ऑफ ऑपरेशन चेंज हुआ या ऑपरेशंस के मैनर चेंज हुए तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन नहीं आता है. सो मैनर चेंज करना मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है, सो आपके पास डाइनिंग है. ओके, सो कल जाके आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे डाइनिंग नहीं रखना है, मैं जस्ट क्लाउड किचन पे ही फोकस करना चाहता हूँ. सो आप वही फूड सर्विस देने वाले हो, बट आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मैनर चेंज कर रहे हो कि आप घर बैठे ही खाओ, जोमेटो स्विगी से आ जाएगा, क्लाउड किचन है. तो ये मैनर सिर्फ चेंज हुआ, मतलब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया क्या, नहीं. हाँ, मैनर चेंज हुआ ना सिर्फ. अभी टेस्ट सीरीज क्लासरूम में है, कल मैंने डिसाइड किया कि नहीं सिर्फ ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज लेते हैं. आप घर पे ही आपका एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करो, 2 to 5 का टाइमर लगाओ, विदाउट कॉपी सॉल्व करो. ओके, तो वो सिर्फ मैनर चेंज किया, मतलब टेस्ट सीरीज बंद कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ मैनर चेंज कर रहे हैं. ओके, एंड स्कोप बढ़ा दिया. स्कोप में चेंज हुआ मतलब क्या, अभी सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पूरे इंडिया में पैन इंडिया हम गए तो स्कोप बढ़ गया ना. स्कोप बढ़ सकता है, कम हो सकता है. या मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे स्कोप कम करना है, मुझे सिर्फ क्लासरूम एनवायरनमेंट वाले ही टेस्ट सीरीज लेनी है, मुझे ऑनलाइन नहीं लेनी है, तो मैंने स्कोप कम कर दिया. सो अगर किसी स्टूडेंट ने पूछा ऑनलाइन है क्या आपके पास, नहीं है, सिर्फ क्लासरूम वाली टेस्ट सीरीज है, तो मतलब क्या हुआ, स्कोप कम हुआ. मतलब स्कोप कम कर दिया मतलब डिसकंटिन्यू हुआ का ऑपरेशन, नहीं. सो इसका मतलब स्कोप में चेंज. रेस्टोरेंट्स में भी देखो, कुछ रेस्टोरेंट्स पार्सल्स नहीं देते या उनका स्विगी और जोमेटो के साथ टाइप नहीं होता है, सो आपको क्या करना पड़ता है, वही जाके. हाँ, ओके, सो ये स्कोप और मैनर्स ऐसे चेंज हुए तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. हाँ, करेक्ट. सो एग्जाम्पल देखो, GH, अ लार्ज car manufacturing company decides to discontinue its manufacturing operations relating to the diesel cars production. It plans to restructure the business by revamping its existing operations and starting new manufacturing process for manufacture and sale of electric vehicles. In the above example, it needs to be evaluated whether the restructuring is a result of continuing operations or termination of existing operations, and accordingly it can be
concluded whether it is a case of discontinuing operation or not. आप सिर्फ रिस्ट्रक्चर कर रहे हो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो वो क्या हुआ, कुछ तो वो डिसकंटिन्यूइंग नहीं है. डिसकंटिन्यूइंग के लिए आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ही टर्मिनेट करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई criteria A of the definition but that might do so in combination with other circumstances. So definition का A पार्ट क्या था, सिंगल प्लान के अंडर आपको डिस्पोज करना है, ओके, या पिसमिल में या अबंडन करना है सिंगल प्लान के अंडर. तो ये सिचुएशंस देखो, ए ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, धीरे धीरे कम करना, ये इंडिविजुअली सेटिस्फाई नहीं करता है. दिस इंडिविजुअल एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ए, ओके, बट इन कॉम्बिनेशन विथ अदर्स वो सेटिस्फाई कर सकती है. तो ये लिस्ट भी पूछते हैं, हाँ, ऐसे give the examples of activities that do not necessarily satisfy the criteria A of the definition. Then second, discontinuing even if relatively abruptly several products within an ongoing line of business. So abruptly मतलब अचानक, instantly हमने क्या कर दिया, several products बंद कर दिए, but वो लाइन ऑफ बिजनेस चालू है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, ओके. सो फॉर एग्जांपल फोन वाला जो बिजनेस है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने पुराने ज़माने के मोबाइल प्रोडक्ट्स बंद कर दिए बट मोबाइल्स चालू है उनके, तो वो डिसकंटिन्यूइंग हम नहीं बोल सकते हैं ना, ओके. डब्बा वाला फ़ोन बंद कर दिया प्रोडक्शन, सिर्फ स्मार्टफोन उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोड्यूस करना है, तो वो डिसकंटिन्यूइंग नहीं है. एंड फेजिंग आउट करना प्रोडक्ट भी वैसे ही ना, धीरे धीरे अभी वो डब्बा वाला फ़ोन बंद करते जाएंगे, लैंडलाइन बंद होते जाएंगे धीरे धीरे. देन शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, सिर्फ हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं. क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स और अदर कॉस्ट सेविंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में भी आप ये देखते होंगे कि वेटर्स नहीं आते ऑर्डर लेने के लिए, स्कैनिंग करके आप डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हो जो किचन में जाती है ऑर्डर, ओके. उसका एक ही रिपोर्ट जाता है बिलिंग को, एक रिपोर्ट जाता है किचन को, एंड डायरेक्टली आपको फूड आ जाता है. तो ये हमने क्या किया, कुछ फैसिलिटीज क्लोज किए. दूसरा सेल्फ सर्विस, हमारे पास एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं सेल्फ सर्विस, आप खुद आओ, आपकी डिश लेके जाओ, हम सिर्फ आपको प्रिपेयर करके देंगे. सो ऐसे कुछ फैसिलिटीज अगर हम कम कर रहे हैं टू सेव दी कॉस्ट, तो ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, बट ये इन कॉम्बिनेशन विथ अदर, ये चारों हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो सकता है, ओके. आपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, वेटर्स को आपने निकाल दिया क्योंकि आप रेस्टोरेंट ही बंद कर रहे हो, तो फिर वो डिसकंटिन्यूइंग है. बट कॉस्ट सेविंग के लिए आपने एम्प्लॉयज कम कर दिया. अभी एटीएम वगैरह आने के बाद बैंक में भी आपने देखा होगा, सो हम लोग तो बैंक में जाते ही नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाता है काम, तो वो कॉस्ट सेव करने के लिए अगर हम कुछ फैसिलिटीज क्लोज कर रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूइंग नहीं है. बैंक के बहुत सारे फैसिलिटीज क्लोज हुए हैं, क्या, प्रिंटिंग पे पासबुक प्रिंटिंग, अभी तो हम तो करते ही नहीं ना, हम डायरेक्टली स्टेटमेंट देखते हैं ऑनलाइन, हाँ. सो ये समझ में आ गया चारों. सो एन एग्जाम्पल इन रिलेशन टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेलिंग अ सब्सिडियरी whose activities are similar to those of the parent or other subsidiaries. So ये related parties में देखा था हमने कि ये रिलेशन आ गया होल्डिंग सब्सिडियरी, तो एक सब्सिडियरी को उसके एक्टिविटीज बंद करने पड़ेंगे इफ दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू पेरेंट और फेलो सब्सिडियरी. सो वो एग्जाम्पल क्या हो गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का हो गया. ओके, ये थोड़ा ही बाकी है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. सो एज 24 कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है,
करेक्ट, AS25. ओके, सो AS25 किसी ने भी नहीं पढ़ा है, जिनका एडवांस अकाउंट्स हुआ था उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, वो नया ही है, बट अगेन बहुत ही सिंपल, 24 जैसा ही है वो भी. ओके, सो कल AS24, 25 दोनों खत्म हो जाएंगे. देन AS1 एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो बैलेंस शीट P&L पहले कर लेते हैं, देन एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स करते हैं. चलो बाय बाय.